अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। विफाकी काबीना इजलास अरकान असम्बली ने भी इमरान खान को बिलाखिर अपनी लाइन पर लगा दिया। आजाद ब्यूरोक्रेसी की बातें करने वाले वजीर आजम इमरान खान का पंजाब और केपी के कमिश्नर्स को मुंतखब नुमाइंदों के इजलास बुलाकर मसाइल हल करने का हुक्म। हुकूमत वैक्सीन हासिल करने पर खातिर ख्वाब पेशरफ्त में नाकाम। हुकूमत पाकिस्तान अगले 18 माह तक पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं ला सकेगी। क्या वैक्सीन के हवाले से हुकूमत अवाम से झूठ बोल रही है? कोरोना वैक्सीन की हकीकी तस्वीर आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कोरोना की शिद्दत और जलसों पर पाबंदी के हवाले से मरियम नवाज ने आज जो है वो मानसेरा में जलसा किया। हुकूमती अहकामात मानने से इनकार। गिलगित बल्तिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना करने पर मरियम नवाज की इमरान खान पर शदीद तनकीद। खूब मजाक भी उड़ाया। इलेक्शन की जीत पर इमरान खान को मुबारकबाद देने के भी काबिल ना समझा। प्रोग्राम में बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने तिजारती खसारे को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। सिर्फ धागा और आम बेचने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सनती शहर फैसलाबाद में खड़े होकर वजीर आजम इमरान खान का ताजरों से खिताब। इमरान खान ने बिजनेसमैन से चीनी माफिया की तरह मुनाफा ना कमाने की भी अपील की है। आमिर साहब, इससे पहले कि मैं कैबिनेट स्टोरी पर आऊं, मैं जानना चाहूंगी, मौलाना फजल रहमान ने जो कल पीडीएम के इजलास के बाद जो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि शब्बर जैदी साहब को काम करने से इमरान खान साहब रोक रहे थे या उन्हें बहुत सारे कामों से मना किया गया। कल जब हमें प्रोग्राम किया, उसमें शब्बर जैदी साहब जब आए, उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी और उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान साहब हर चीज पर, हर मामले पर मेरे साथ खड़े थे। स्टोरी तो बैकफायर हो गई है। जी बिल्कुल बैकफायर हो गई है। कल जो मौलाना फजल रहमान ने, बहरहाल वो पीडीएम के सरबराह हैं, और उन्होंने शब्बर जैदी साहब के कंधे पे बंदूक रख के बहुत बड़ा फायर दाग दिया कि जी उनका जो डिस्क्लोजर है कि उनको इमरान खान रोक रहे थे और वो एक्शन लेना चाहते थे, वो पूरी एक कहानी उन्होंने खड़ी कर दी। उसके बाद शब्बर जैदी साहब ने हमारे प्रोग्राम में आके बिल्कुल उससे अपोजिट स्टोरी दी। ना सिर्फ कि उन्होंने इन पे डाल दी कि जनाब ये 20-30 साल के तसलसल था जिसमें माफियाज बनाए गए, बेसिकली जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर उन्होंने डाल दी। पर बल्कि उन्होंने क्रेडिट दे दिया कि जनाब इमरान खान तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके इस टोटल डिनाइल के बाद आज पीडीएम में से मौलाना फजल रहमान साहब या कोई आगे एक्सप्लेनेशन देगा कि जनाब हमारे से गलती होगी, हमें किसी ने गलत बताया था। तो वो आज इंतजार करते रहे, मगर कोई किसी किस्म की खामोशी है। उससे अब ये है कि पीडीएम का पता चल रहा है कि इनको समझ नहीं आ रही, ये बिल्कुल बचकाना हरकत की। आप जब नेशनल मीडिया के सामने इतनी बड़ी बात कर देते हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं, तो पहले तो उसकी बेसिस होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर वो बैकफायर करता है, फिर आपके पास उसकी कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि जनाब ये यूं नहीं था, हमने ये कहा था, इनको गलत सुनाई दिया, या हमने मीडिया ने गलत समझा, कुछ ना कुछ। मगर अब बिल्कुल खामोशी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के एक नहीं, ऊपर तले इस तरह की बचकाना मैं कहूँगा चीज़ों की वजह से ये पीडीएम का जो वो सारा एक बनाया गया था ना, एक डर था कि पता नहीं ये गवर्नमेंट अब फारिग हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, जल्द से निकल आएंगे, फलाना हो जाएगा। तो वो उसमें काफ़ी कमी आ गई एकदम। वो जो डर था ना, वो इनका डर काफ़ी कम हो गया। उससे पहले जो डर कम हो गया था वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट से ही काफ़ी कम हो गया था कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीडीएम की इनकी बेवकूफ़ी थी कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को बहुत हाइप दे दी थी, वरना इतने इन इलेक्शंस में इतनी वैल्यू नहीं थी। मगर पीटीआई ने उसको लो प्रोफाइल में ही रखा हुआ था। पर इन्होंने एक महीना वहां पे देखे ना, बिलावल रोज कैंपेन कर रहे हैं, रोज तकरीरें कर रहे हैं, फिर मरियम बीबी गई, काफ़ी बड़े जलसे थे। तो इन्होंने ये तासुर दिया कि जनाब ये पीटीआई की गवर्नमेंट जो है अनपॉपुलर हो गई है, और पहला झटका इस दीवार को, ये गिरती हुई दीवार जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में लग रहा है, और ये दीवार गिरने जा रही है और हम गिरा लेंगे। इन्होंने ये उम्मीद लोगों को दिला दी कि जनाब ये हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। अब जो मर्जी कहते रहे कि जी वह धांधली हुई, फलाना हुआ, ये फैक्ट ये है कि वो ये इलेक्शन बुरी तरीके से हार गए हैं, और वो बस हार गए हैं। मगर सिर्फ हारे नहीं है,
اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یا پاکستان کا بھی ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہرحال پاکستان میں اس وقت کافی ان کے فیلیئرز ہیں پی ٹی آئی کے. ان سے مہنگائی نہیں کنٹرول ہو رہی, ان سے گورننس نہیں اچھی دی جا رہی. اب اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارا بھی تھا کہ شاید گلگت کے بلتستان میں واقعی لوگ تنگ ہیں, اور وہاں کیونکہ یہ اب الیکشن جیت گئے ہیں تو وہ تھوڑا سا جو پریشر پی ٹی آئی پہ آ رہا تھا جو کہ آنا چاہیے کہ ان کو مہنگائی کا کچھ کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں وہ پریشر کم ہو گیا. وہ ان کا تھوڑا سا غرور بڑھ جائے گا یا کمپلیسنسی بڑھ جائے گی یا ان کے اندر ایک ہو جائے گا ہو یار ایوری تھنگ از آل رائٹ, ہنکی ڈوری ہے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جو مرضی مہنگائی کا ہو جائے لوگ پھر بھی ووٹ دے رہے ہیں. یو سی, تو ایک قسم کا انہوں نے میرا خیال پولیٹیکل بھی, صرف یہ نہیں کہ اپنا الیکٹورل نقصان کیا ہے, پولیٹیکل کیا ہے اور ہمارا نقصان بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو وہ ڈیفینسو پہ تھی تھوڑا سا انہوں نے دوبارہ کھڑا کر دیا. صرف یہ نہیں ہے, پھر وہاں پہ ان کا جو طریقہ کار رہا کہ جی مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ جی ہم رابطے میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ادھر جو ہے بلاول صاحب جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قیادت کے ساتھ. آئی واز شاکڈ جب نواز شریف صاحب نے فوجی قیادت کا بات کی تو وہ بھی ایک بیچ میں سے نا کبھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی آپ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی آپ جو نا کیرٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, کبھی سٹک کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ان کا وہ سارا بیانیہ تھا نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے گئے اور اب کسی سے بات نہیں ہوگی اور عمران خان سے نہیں, ہماری لڑائی تو جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, تو وہ بھی سارا کھڑا دھڑام کر کے وہ بھی نیچے بیٹھ گیا. اس کے بعد آپس میں دراڑیں بھی نظر آئیں کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ سٹانس ڈیفرنٹ لیا کہ جی انہوں نے کی ہے, اور پھر نون لیگ کی طرف سے ان کے جو فارمر چیف منسٹر تھے حسن اقبال سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی والے نے بھی دھاندلی کی ہے, سندھ کے منسٹر بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی کروڑوں روپے لگائے ہیں. تو اس سے اوور آل یہ جو پی ڈی ایم کی ایک جو ساری کیمپین چلی ہوئی تھی, جلسے 2-4-5 بڑے ہو گئے ہوئے تھے اور ابھی مزید ہونی تھی جس کی فینالی جو کلائمیکس ہونا تھا وہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف تھا, پشاور اور ملتان کے بھی جلسے رہتے ہیں, تو وہ سارا جو تسلسل تھا نا میں سمجھتا ہوں وہ رک گیا ہے, سلو ڈاؤن آگے ہو گیا ہے, اس میں آ گیا ہے. اور جلسے شاید ابھی بھی بڑے ہوں گے, آج کل کے زمانے میں جلسے بڑے ہو جاتے ہیں, ٹی وی لگا ہوتا ہے, لوگوں کے لیے ایک تماشا ہوتا ہے, جلسے بڑے ہوں گے. پر وہ جو ڈر تھا نا کہ اس سے گورنمنٹ چلی جائے گی یا قیامت آ جائے گی اور پتہ نہیں نظام بدل جائے گا اور انقلاب آ جائے گا, وہ انقلاب نہیں آ رہا. جلسے بڑے ہوں گے, انقلاب نہیں آ رہا. ٹھیک ہے عامر صاحب, اخلاص صاحب, اگر میں یہیں سے آگے بات کنٹینیو کروں تو ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, وہ ہے کرونا. منع کیا گیا تھا جلسے نہیں ہوں گے, پابندیاں ہوں گی, لیکن سٹل مریم نواز نے مانسیرا میں جلسہ کیا ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی فیصل آباد میں تاجروں سے خطاب کیا ہے. ایس او پیز کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا ہے. میں آتا ہوں, بڑا اہم سوال ہے, اس پہ بات ضرور کرتے ہیں. عامر صاحب نے جو گفتگو کی ہے, میں ذرا تھوڑا سا مجھے کنونس نہیں ہو رہا ان کی ساری. آج کل میں دیکھا آپ کافی بات کرتے ہیں, میرے سے اختلاف کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اب یہ کہتے ہیں جناب کہ وہاں پہ پی ٹی آئی نے بڑا اچھا پرفارم مطلب کر لیا اس پہ, اور کوئی وہ اس پہ نواز لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو دھچکا لگا. مجھے سمجھایا ذرا. عامر صاحب کے انالیسس تھے جو کہ ٹھیک تھے کہ یہ آپ کا یہ گلگت ہو یا آپ کا کشمیر ہو, موسٹلی طور پر جو آپ کی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اسلام آباد میں جو بیٹھی ہوتی ہے وہ سویپ کرتی ہوتی ہے. یہ سویپ اس کو کہیں گے کہ 8 سیٹیں آپ نے اس میں سے لے. عمران خان صاحب نے خود بھی جلسہ کیا جہاں پہ وہاں جا کے انہوں نے, پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے وہ جو ان کا اپنا ایک عدد وہ گنڈا پور صاحب ہے ماشاءاللہ, انہوں نے گنڈا پور صاحب کو بھی لانچ کیا. اچھا, اب بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی, پھر زلفی بخاری صاحب کو انلیش کیا گیا کہ آپ جائیں, جو آپ کا کوئی حامی گروپ ہیں ان کو ذرا آپ ان کو سنبھالیں, قائل کریں, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہ چلا جائے. اچھا, مریم صاحبہ نے بھی پھر اپنے انہوں نے پورا اہل بیت کا بتایا, اور پھر حسن اور حسین اپنے بھائیوں کے نام بھی بتائے. آخری دن میں دونوں سائیڈز نے بڑے بالکل کھل کے, زلفی بخاری صاحب کی تقریریں ہم چلا نہیں سکتے, وہ پھر ہمیں پیمرا کی طرف سے آ جائے گا جناب اس طرح کی گفتگو جو وہ کر رہے تھے وہاں پہ تو آپ نے کیسے چلا دیا یہاں پہ. ان کو اجازت ہے, وہ جو ان کے ہیں وہ منسٹر صاحب جو ہیں یا ان کے
जो स्पेशल असिस्टेंट है, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वहां पे, अगर वो किसी टीवी चैनल में जुर्रत है, मेरे में तो नहीं है, जो क्लिप मैंने सुने हैं कि वो मैं यहाँ पे चलाऊं और फिर मसले की गुफ्तगू, मसले की साफ ज़ाहिर है, मतलब उस पे इमरान खान साहब के, गंडापुर साहब के, उसके बाद ये मुराद सईद साहब तो खैर मेरा ख्याल इधर थे, ये इस पे सवात में थे, सवात में थे। इसके बाद ये सारे 3-4 वजीर भी गए हैं, मुल्क का वजीर आजम भी किए हैं, और इन्होंने सूबा बनाने का ऐलान भी किया हुआ है। और बकौल आमिर मतीन साहब के वो जो लोग होते हैं ना सारे, ये आपके गिलगित और इस वाले कश्मीर वाले, ये तो सीधा सीधा वोट देते। फिर तो जनाब इनकी 22 की 24 सीटें हैं मेरा ख्याल, 22 कितनी है, 24 इलेक्शन हुआ है, मगर 10 ले गए हैं, 7 इंडिपेंडेंट जो हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ ये तो आप इंडिपेंडेंट आए थे, इंडिपेंडेंट ज्वाइन किए 14-16 में सर। ये इन्होंने हर सीट पे खड़े किए थे ना सर, 23 तो थे ना, तो 23 में से कम स्वीप क्या होते, 23 में से कम 18 सीटें होनी चाहिए थी, 20 नहीं तो 18 होनी चाहिए थी। इनको तो वहां पे कोई बंदा नहीं लबना चाहिए था कि जनाब कि आप पहली दफा मुल्क का वजीर आजम किया है, जलसे किए हैं, जुलूस किया है, टोपियां पकड़ियां और सब कुछ, सब कुछ किया है। 18 हो जाएंगी ना, 7 सर आप मिला रहे हैं ना, अभी कोई फैसला तो मैं अभी तक की बात मेरे साथ ऐसे ना करें। मतलब अब आप यहाँ पे अपने शो में बैठ के उन 7 लोगों का, इंडिपेंडेंट लोगों का, जिनको गिलगित के लोगों ने इंडिपेंडेंट वोट दिया, उनका फैसला आप तो मत करें ना कि वो कल को जाके वो इनके साथ मिल जाएंगे। हो सकता है ये 10 हैं, वो जो 22-23 लोग हैं, अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लें, जस्ट डेविल्स एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उसका अगेंस्ट में मिजाज, अगर इनकी तो 10 सीटें हैं, वो 7, वो 4, वो 2, वो और 1 वो मिल के वो बनते हैं तकरीबन 12 लोग। अगर वो 12 या 13 लोग मिल के अपनी हुकूमत बना लें तो इमरान खान साहब कहाँ खड़े होंगे? आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने बड़े कामयाब जलसे किए, इन्होंने पीडीएम को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया, पीडीएम बैठ गई और इमरान खान साहब खड़े हो गए और सब। सर अगर थोड़ा सा गिलगित के लोग अगर मेरी सुन रहे हैं, अब एक शरारत आपने की, मैं कर देता हूं थोड़ी सी, कि गिलगित के लोग क्यों ये काम नहीं करते थोड़ा सा मिल मिला के, कि ये जो 4-5 पार्टियां बच गई हैं उन्हीं में से कोई वजीर आला चुन के अपना वजीर आला बना ले। एक पहली दफा ट्रेडिशन सेट कर दें कि जनाब जरूरी नहीं है जो इस्लामाबाद में हुकूमत होगी, यहाँ जो वायसराय हिंद जो है, ये आपके जुल्फी बुखारी साहब जैसे वायसराय हिंद जाएंगे और ये डिक्टेट करवाएंगे, उसके मुताबिक हुकूमतें बनेगी। सो अभी भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। ये तो 7 लोग आप भेज रहे हैं ना उनके पास के, ये तो जाएंगे, अब कबल कर लेना फिर। नहीं मैं वही बता, अगर ये 7 नहीं जाते तो गेम इज ओवर, तो फिर तो खान साहब की गई उसमें सारी चीज, नंबर 1। दूसरा आप कह रहे हैं ना कि इस पे इन पे दबाव कम हुआ है पीडीएम का, नहीं सर, दबाव कम होता ना, ये इनको दबाव फील ना होता तो इमरान खान साहब हाफसाबाद में जलसे ना करते, ये सवात में भी जलसे ना करते, ये आज फैसलाबाद में जाके अंडरपास, आज अंडरपास के इफ्तिताह किया, पता है आपको, हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जिनके पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं होना चाहिए, जिस क्राइसिस में से हम गुजर रहे हैं, वो स्पेशल गए हैं, उन्होंने फैसलाबाद में अंडरपास और लंगर खाने खोले आज। ये और आपको याद होगा ये कहते होते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना तख्ती वाला वजीर आजम है, ने सारी वजीर आला है, और हम सारे तनकीद करते थे। बल्कि मुझे याद एक दफा आपने शहबाज शरीफ को एक्सप्लेन किया था कि तख्ती को वहां पे हमारे देहातों में किन कामों के लिए वो जो लगी होती है ना, उसको यूज कर, जानवर किस कामों के लिए यूज करते हैं, खारिश वगैरह मिटाने के लिए। सो हजूर आज वही काम जो है ये कर रहे हैं, रीजन के दबाव फील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि उनके बड़े बड़े जलसे उससे कुछ इंपैक्ट नहीं होता। आपको याद होगा ये बड़े जलसे वो 2, 4, 6 महीने पहले नहीं कर सकते थे। इनकी पॉलिसीज, इनके फैसले, इनकी महंगाई, इनका डिफरेंट एटीट्यूड, डैम केयर एटीट्यूड के दबाव नहीं था। मीडिया को इन्होंने दबा दिया था, आपको याद होगा, सियासतदानों को इन्होंने दबा दिया था, अदलिया को इन्होंने दबा लिया था, जुर्रत नहीं थी किसी के खिलाफ आया फैसला, 2-4 खिलाफ पेंडिंग पड़े, किसी को अदलिया ने बुलाया, इमरान खान साहब आते जाते 2-4 चपेड़े भी मार जाते, अदलिया को किसने बुलाया, ये गिलानी साहब को बुला लिया था, आपको याद होगा, एक छोटी सी बात पे उनका था कि आए लेटर लिखे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुझे नहीं लिखना चाहिए, उनको इम्यूनिटी है उसको प्रेसिडेंट को, उन्हें डिस्क्वालीफाई करके ये घर भेजा। ये नवाज शरीफ साहब है वो अदालत के सामने पेश हुए थे, उन पर यह तक इज्जत लगी थी। ये राजा परवेज अशरफ साहब को बुलाया गया था, ये पेश हुए थे सर। सो कहने का मतलब इमरान खान साहब ने कई चपेड़े मारी हैं, अभी कहेंगे तो किसी को चला भी देंगे, उन्होंने अटैक किए, इन पे डायरेक्ट अटैक किए, उनको वो भी नहीं बुलाए, किसी को जरूरत नहीं अदालत को इनके बुलाए। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ मिली खड़ी थी, किसी को जरूरत नहीं होती थी, कोई एंकर, कोई मीडिया हाउस, कोई पॉलिटिशियन, कोई थोड़ी सी बात करके देखा पीछे से फोन आ जाता था एस्टैब्लिशमेंट का, भाई साहब ऐसे। मैं तो ऐसे भी जानता हूँ सहाफियों को जिनके ट्वीट्स ये प्राइम मिनिस्टर या हाउस से बकायदा फोन जाते थे एस्टैब्लिशमेंट को कि फलां जो है ना इसने कोई 2-4 ऐसे ट्वीट्स किए जो हमें अच्छे नहीं लगे, वो इनके ट्वीट्स भी डिलीट करवाते थे सहाफियों को, इतने तक वो मैनेज करके इनको दे रहे थे। और उसके बाद खान साहब जो उन्होंने आराम से बैठ के हुकूमत की है सर, मीडिया को भी दबाया है उन्होंने, एस्टैब्लिशमेंट को दबाया है उन्होंने, पॉलिटिशियंस को भी दबाया है। उसके बाद कराने के बाद ये जो बाहर निकले हुए ना, जो कोरोना वाली सवाल वाली बात थी, ये उसी ही दबाव का नतीजा कि इमरान खान साहब आज जाकर
वो उनके अंडरपास को वो करने की कोशिश कर। सो प्लीज इतना मैं डिस्काउंट आप ना करें। कोरोना पे जाएं, सिर्फ एक छोटी अगले सी सेगमेंट में चले जाएंगे, अब जरूर मुझे जवाब दें कि अगर वो 13 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मैं इसलिए तो ये कह रहा हूँ document कि नहीं बनते। 70 साल में ऐसा हुआ नहीं ये साल में है first कि time? इंडिपेंडेंट जो है first ना, time? फर्स्ट टाइम जो है इंडिपेंडेंट हमेशा गवर्नमेंटों के साथ ही जाते होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट में से 5 ऐसे हैं जो पीटीआई के लोग थे जिनको टिकटें नहीं दी गई हुई थी। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरी वो इतला भी है उन्हें थोड़ी सी गैरत कि दिखानी मेरी इतला चाहिए। ये है कि 7 में से 6 का तकरीबन ऑलमोस्ट डील हो चुकी हुई है। अच्छा, आप हिस्सा तो हैं मैं इसका, थोड़ा मुझे तो आप सा समझ आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं थोड़ा सा मैं उस पर एनालिसिस बेस्ड नहीं कि सिर्फ बात कर रहा था। वो ऐसा ही होता रहे तो पहली दफ़ा गिलगित वाले इनकलाब कर लें कि इनकलाब नहीं बनता इसलिए कि इस्लामाबाद से, इसलिए हम कह रहे थे कि ये कोई इतनी एक्सपेक्टेड था पीटीआई का जीतना, इस्लामाबाद की गवर्नमेंट जीती है। ये तो इन्होंने नून लीग ने और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने ये हाइप बना दी थी, ये तासुर दे दिया हुआ था जो कि बस बैड पॉलिटिक्स। इनको देखना चाहिए था, ये कहते रहना चाहिए था हुआ नहीं है, शायद हो सके, शायद हो, मगर ये कह रहे थे हम जीत गए हैं, जीत चुके हैं, तो हाइप इन्होंने बनाई। वरना तो ये कोई ऐसी बड़ी बात की वजह से तो इमरान खान साहब गए वहां पे। इस्लामाबाद हमेशा जीतता है, पीपल्स पार्टी भी जीतती 10 सीटें जीतना नहीं है आमिर भाई, 10 सीटें मतलब 23 में से आप कैसे कह रहे हैं 10 सीटें वहां पे डिवीजन ऑफ वोट पहले जो था ना, अब ये जरूर है कि 2 वे होता था, अब 3 वे हुआ, तो वो इंडिपेंडेंट पहले भी इनके पीपल्स पार्टी के और उसके नून के मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, पर वो जो 16 और 14 बने थे वो इंडिपेंडेंट में लाके बने। एक सवाल का मुझे जवाब दे, जिन 7 लोग वो जीते हैं, आप बता रहे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिबल आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, वो पीटीआई की टिकटें थी, इनकी आप अक्लमंदी देखें, समझदारी देखें कि ऐसे इन्होंने टिकटें वहां पे बांटी हैं, क्योंकि गरूर है ना, मगरूर है ना, इन्होंने जो बांटी है कि 7 ऐसे लोग जीत गए जो इनसे टिकट लेना चाहते थे, इन्होंने नहीं दी, और वो 7 जीत गए, इनके उम्मीदवार इनके वहां पे हार गए। और वजीर आजम पाकिस्तान का वहां पे जाना, इतना बड़ा सेंटर का जो आप बार बार आप ठीक बात कह रहे हैं, उसके बावजूद गिलगित के लोगों का इनको यहाँ पे 13 सीटें ना देना, 13 दे तो जीत जाते, या 12 दे देते इनको, 12-13 सीटें ना देना, इट मींस कि गिलगित के लोगों का इन पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। 10 सीटें निकाल लेना, वजीर आजम का जाना, ये आपको जुल्फी बुखारी को अनलीश करना आपके मसलक की बुनियादों पे, या गंडापुर साहब को करना, उसके बावजूद आपने 10 सीटें ली, हुकूमत नहीं बना सकते, आपको इंडिपेंडेंट भी चाहिए, आपको 2-4 लोग भी आपको तोड़ने पड़ेंगे। आमिर साहब, इट्स नॉट ए विक्ट्री। नहीं, मैं आपसे इस हद तक चले, अब आपने लंबी इसको बहस को बहुत कर लिया है, तो ये उतनी नहीं ली, मगर वहाँ पे जो इम्प्रेशन दिया गया था नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, मैं फिर भी समझता हूँ कि वो जो उन्होंने तासुर दे दिया था कि वो जीत रहे हैं, उनका वो ना जीतना ही यहाँ पे, वरना हम शायद यही बात कर रहे होते हैं कि जिनकी सीटें कम आई हैं, पर वहाँ पे ये तासुर बन गया हुआ था। काफी लोग समझ रहे थे, हमारे बड़े बड़े पंडित समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। सर, पीपल्स पार्टी पहले जीती हुई है वहां पे, इसलिए उनके जहन। दूसरी बात सर, अगर बिलावल और मरियम अपने जाके वोटर को ये ना कहें कि हम यहाँ पे आके जीतेंगे, तो कौन वोट डालें? उम्मीद नहीं देनी होती आपने, उम्मीद देनी होती है, मैं रियलिस्टिक रख के देते, ये वाला कि ये हुआ नहीं है, ये करना जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे ओवरऑल जो है नून लीग और पीटीआई और पीडीएम को इससे धचका लगा है कि बहरहाल हमने मिड टर्म इलेक्शंस बना दिए थे, अब मिड टर्म वो हार गए हैं, अब ये आप कह रहे हैं ये भी जीते नहीं है। जीत इमरान खान साहब भी मिड टर्म नहीं गए। चले दरमियान में ब्रेक का टाइम यहाँ पे, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आज़म इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी को पीटीवी के मामले पर बात करने से क्यों रोका, और फवाद चौधरी फरूख नसीम के दरमियान किस बात पर तलखी हुई, और इसके साथ साथ वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आज़म इमरान खान साहब ने पंजाब और केपीके के कमिश्नर्स को यह कहा है कि इजलास बुलाकर मुंतखब नुमाइंदों के मसाइल हल किए जाएं। स्टोरी आप शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक तरफ कोरोना की वजह से जलसे जुलूसों पर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन पीडीएम ने इससे इनकार किया और मरियम नवाज ने आज मानसेरा में जलसा किया, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में ताजरों से खिताब भी किया। क्लासरा साहब, क्वेश्चन वही जो ब्रेक पे जाने से पहले था, ये कहाँ जा रहे हैं हम? एसओपीएस कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। मुनीर नियाजी साहब की बड़ी पंजाबी के खूबसूरत ना एक उसकी नज़म है, आमिर साहब ठीक करेंगे मुझे अगर मैं गलत कहूँ, क्योंकि शहरी से मेरा हाथ हमेशा तंग रहता है। तो वो कहे कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मराने का भी शौक सी, कुछ हुक्मरान हमारे जालिम हैं, रुथलेस लोग हैं। मतलब इक्तदार के लिए ना, ये बात जहन में रखें, मैं अब उसमें फिर हिस्ट्री में गया तो आमिर साहब ने मुझे फिर पकड़ लेना है कि तारीख में बाप बेटे ने एक दूसरे के गले काटे हुए, बहन भाइयों ने गले काटे हुए हैं, बापों को कैद किया है हुक्मरानों ने सिर्फ पुलिस के लिए।
हमारी हुक्मरान एलीट कोई भी हो, ये मरियम नवाज साहबा हूँ, ये आपका मौलाना फजल रहमान हूँ, ये जरदारी साहब हूँ, बिलावल साहब हूँ, इमरान खान साहब, दे विल गो टू एनी एक्सटेंट के वो इससे, और इन्हें पता है कि अगर ये खुदा ना खासा इन लोगों में से किसी को कुछ हुआ एलीट को, इनको वेंटिलेटर भी मिल जाएंगे, इनको हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे, इनको दुनिया की बेस्ट इनको केयर भी मिल जाएगी, और बहुत मुमकिन है ये अपने तल्लुकात यूज करके अमेरिका से वो अभी ये वैक्सीन जो है ना, इनको कुछ 10-12 मिलियन डॉलर की एक भी खरीदनी पड़ी, इनके पास बड़े बड़े एटीएम्स हैं, इन सब के पास खरीद लेंगे, जो इनके लिए खरीद भी लेंगे, और कंपनी के किसी मुलाजिम को ब्राइब करके 2-4 डोजें भी निकाल देंगे कि जाएं और इनको लगाएं और इनको अपने ये थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों पे इसी तरह हुक्मरान रहने। अवाम को जरा सोचना चाहिए, ये लोग नहीं है, इनमें कोई रहम का जज्बा नहीं है, ये नजर आ रहा है आपको। आज जो मरियम नवाज साहबा ने वहां पे हजारों लोग इकट्ठे कर लिए हैं कि महज इसी के लिए कि आपने ये शो करना है कि कितना बड़ा शो है, बहुत अच्छा शो था, लोगों को तो दाद दे, चले छोड़ें भाई, मरियम साहबा गई हैं वहां पे और लोग हैं, मैं उनको छोड़ दे एक मिनट के लिए, उनको नहीं दाद देते जिनको पता है कल को अस्पताल में आपको किसी ने दवाई नहीं देनी, कोई वेंटिलेटर नहीं देना, किसी ने ना सिर्फ आप यहाँ पे इफेक्ट होकर जाएंगे, आप अपने बच्चों और फैमिली को उसको जाकर इफेक्ट करेंगे, पूरे मोहल्ले को करेंगे। ये तो खुदा की मेहरबानी रही है कि अभी उस तरीके का नहीं है जो असद उमर साहब ने पिछली ब्रीफिंग बताई है कैबिनेट में, इतनी खौफनाक चीजें बताई, मैं तो समझ रहा था ये बंदे डर के मारे घर से नहीं निकलेंगे, इमरान खान साहब नहीं जाएंगे कहीं पे कि यार इतनी मेरे बंदे ने असद उमर ने अगर मुझे ये तफसील से 1.5-2 घंटे इन्होंने पूरी ग्राफिक के साथ बताया, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला वाइज बताया, ये तो खौफ के मारे इमरान खान साहब नहीं निकलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को क्या, उन्हें पता है कि मुझे अगर खुदा ना खासा कुछ हुआ, बोरिस जॉनसन साहब को हुआ, ट्रंप साहब को, जो केयर उन लोगों को मिली है वो केयर आम आदमी को नहीं मिलनी। आज वो फैसलाबाद पहुंच गए, उसके बाद मरियम नवाज साहबा जो हैं, ये पीडीएम वाले जो हैं, वो तो ठीक कह रहे हैं, 3-4 जलसे आपने भी ठोक दिए, आपने कहा जनाब मैं पीछे ना रह जाऊं, मेरी कवरेज ना रह जाए, मेरे जो शेर जवान है वो डिमोरलाइज ना हो जाएंगे, देखा वो अपोजिशन इतने बड़े बड़े जलसे कर रही है और हमारा खान हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, तो खान साहब निकाले जवान उनके टाइगर फोर्स, वही मैं शेर जवान टाइगर फोर्स है, उन्होंने शेर जवान रखा था। अच्छा दोनों ही शेर है, उर्दू इंग्लिश का जरा फर्क है, एक इंग्लिश मीडियम है वो उनको बर्गर बच्चे कभी कहते थे, एक दूसरे जो है वो शेर कह लेते हैं, वो टाइगर कह लेते, बात एक ही है। खैर आप उस पे देखे, कोरोना पे इनके झूठ सुने, मतलब खान साहब को जाना चाहिए था वहां पे, आपने लंगर खाने खोलें जरूर खोलें, आपने जाके वो करनी है वहां पे, उसके अंडरपास आपने इफ्तिताह करना है वो खोलें, आपने उनसे खिताब करना है, भाई वायरल कर ले, भाई नवाज शरीफ साहब भी तो खिताब कर रहे हैं हजारों के मजमे से, आप वजीर आजम ऑफिस में बैठ के यहाँ से आप उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, या आपकी करनी जरूरी थी। अब रोजाना कौम से खिताब करते हैं, डेली फरमाते हैं, तो जो चीज़ें आपने कंसेशन अगर दी, अच्छा किया, दैट्स योर जॉब, अच्छी बात है, आपने वहाँ पे उनको रिवाइव किया, फैसलाबाद की इंडस्ट्री को आपने उनको एक्सपोज किया, इन्होंने सवात में आज एक्सपोज किया, लेकिन कुछ वो लोगों को मरने का शौक भी होता है, अगर ये लोग ना जाएं, इनके जलसों में 500-600 बंदा भी ना आए, तो फिर तो उसके बाद जलसे नहीं करेंगे, मौखिर हो जाएंगे। लिहाजा लोगों को शौक है, इसलिए हमें इनकी हमदर्दी में इतना भी नहीं मरना चाहिए कि जनाब के लोग बेचारे हैं, ये मजलूम हैं, शोधे हैं, ये मर गए हैं, ये हरगिज आप इनके जलसे जुलूस देखें, इतनी बड़ी थ्रेट के बाद मुझे ना ये मजलूम लग रहे हैं, ना मुझे शोधे लग रहे हैं, ना मुझे ये इस काबिल लग रहे हैं। तो बड़ी बात है ना, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर इस वक्त बात यह है कि अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आ रहे हैं, जो सेकंड वेव आ गई है, वो बहुत ही खतरनाक है। इस्लामाबाद में फॉर एग्जांपल जब 400 से नीचे 200 पे आ गया था, 200 से भी नीचे जा रहे थे कि रोज के केसेस, अब वो 426 आज का भी मैं फिगर्स दे रहा था, ये दिखा रहे हैं, ये ग्राफ दिखा रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, ये दोबारा उसी लेवल पे चला गया जो था, तो पूरे पाकिस्तान में सेकंड वेव आ गई है। और सेकंड वेव का सबसे खतरनाक बात ये है कि कहा यह जा रहा है कि अब वो म्यूटेट कर गया है कोरोना, और उसकी वजह से वो टेस्टों में भी नहीं आता था, जो पुराने टेस्ट किए जा रहे थे तो आपका आता वो नेगेटिव है कि नहीं है कोरोना, मगर आपको कोरोना होता है, क्योंकि अभी वो टेस्ट भी फेल हो गए हैं, तो एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। उसके अंदर उनका अपोजिशन का भी ये जलसे करना और गवर्नमेंट का भी ये रवैया कि जी हम उनको तो कह रहे हैं, खुद जिस तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं ग्रास साहब कि प्राइम मिनिस्टर का फैसलाबाद में खुद जाके वहाँ के लोगों से ज्यादा मास्क नहीं पहने हुए थे, तो इनका भी जाना उतना ही है। ओवरऑल मिला लिया जाए, दोनों का एटीट्यूड देखा जाए तो ये बिल्कुल यहाँ पे सीरियस नहीं है, और ये मामला बड़ा सिचुएशन बड़ी संगीन है। आज मैं देख रहा था इस पे ये पिम्स की आ रही थी, बाकी की तो हॉस्पिटल में तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, बाकी तो चलो हमारे लिए तो पिम्स टॉप के हॉस्पिटल्स में से आज उनके भर गए हैं,
इस्लामाबाद की बता रहा हूँ, और कोई जगह नहीं है, और वेंटिलेटर पे लोग हैं। 7 के बारे में ये कहा गया है कि उनकी हालत नाजुक है। ये पिम्स का बता रहा हूँ। उसके बावजूद हमारे बेरहम ये हुक्मरानों और सियासतदानों का जलसे करना, जुलूस करना, इन्होंने SOPs को खुद वैलेट करना, ये वही बात है कि इक़्तिदार के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ये 2-4 महीने घर बैठने को तैयार नहीं है कि चलो इंतजार कर ले, मुल्क भी कहीं नहीं जा रहा, अवाम भी कहीं नहीं जा रही, कुर्सी भी इधर पड़ी हो, को उठा के नहीं ले जाएगा। वो कहते नहीं, हमने 1-2 दिन 3-4 दिन पीछे कर दिया तो पता नहीं कोई नीचे से हमारी कुर्सी ना छीन ले, या हमें कोई मौका मिल रहा है ना वो ना मिले। अब एक और झूठ बोला जा रहा है बहुत बड़ा, वैक्सीन के हवाले वो फरमा रहे हैं वैक्सीन पे। हमें सब देखें, एक तरफ आवाम को मारने की प्लान हो रही है सारा निकाल के, दूसरी तरफ झूठ सुने जरा। झूठ ये है जो इस पे ट्विटर सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, जैली खबरें दी जा रही हैं कि इन्होंने $100 मिलियन रखा था, कोई बहुत पहले की बात है कोई, कि ये हम $100 मिलियन की खरीदेंगे। जरा अंदाजा करें 22 करोड़ लोगों के लिए $100 मिलियन, जो तकरीबन मेरा ख्याल है आपका 10-12 हजार, आप 16 अरब रुपया भी नहीं बनता 22 अरब की आबादी के, सारी 22 करोड़ की आबादी के लिए वो ये फरमा रहे हैं। अब उन्होंने एक उसके बाद जो मीटिंग का मैं बता चुका हूँ आपको कि पिछली मीटिंग में ये फैसला हुआ। फैसला क्या उन्होंने कहा, जी हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमें वैक्सीन मिल सकती है, ना दुनिया के जो एडवांस मुल्क में वैक्सीन खरीद चुके हैं। ये कैबिनेट में बकायदा फैसला है, आपका किसी ने डिनाई नहीं किया। यस, और ये मेरी एक उस फेडरल मिनिस्टर से, बड़े टॉप के सीनियर फेडरल मिनिस्टर से बात हुई है जब ये सारी चीजें आना शुरू हुई ना, कि नहीं जनाब हमने राब्ते शुरू कर दिए, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी ने किसी को कहा नहीं हमने उनसे राब्ते शुरू कर दिए, हमारे हो गए। अच्छा जी, मैंने मिनिस्टर को कॉल किया, मैं कैबिनेट में तो ये चीज वहां डिस्कशन फाइनल हुई है, ये फरमा रहे हैं जी हमने तो वो जो कंपनी है वो तो तैयार हो गया, बस अगला उसका ट्रक जो है टबर झील पे पूरे के पूरे वो रख के तो वो भेज रहे हैं, अमेरिका से चल पड़े हैं। वो तो ये फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा राउफ साहब ये लिख लें, और मैं आपको बता रहा हूं अगले 18 महीने एग्जैक्ट उन्होंने टाइम दिया है, 18 महीने के लिए पाकिस्तानी भूल जाएं कि यहाँ पे कोई वैक्सीन आएगी। ये उसके अल्फाज हैं, बड़ा इंतहाई प्रोमिनेंट, बड़े अहम वजीर ने कहा 18 महीने तक नहीं आएगी कोई। उन्होंने कहा जी हमें वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया उनकी कंपनीज की तरफ से, कोई हमारे यहाँ यही फैसला हुआ है जो आपने रिपोर्ट किया है कि जनाब के एहतियात करें, एहतियात का आपने हाल देख लिया। इन्होंने राब्ते किए हैं, जब बताया जा रहा है कि फॉरेन ऑफिस ने कोई राब्ते किए उनसे, वो जो कंपनी है अमेरिका में मेडिसन की, उन्होंने इनको जवाब ही नहीं दिया। और जिसके पास 34 करोड़ का ऑलरेडी अमेरिकन का ठेका है, जो पैसे ले चुके हैं, वो आपका ख्याल है पाकिस्तान का $100 मिलियन के लिए बैठे हुए हैं कि जनाब कि हम आपके लोग बड़े कीमती हैं, जिनको सड़कों पे आके उनको जुलूसों में निकाल के मारने के तैयार हैं, और एक तरफ आप उसको फैला रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीन मंगा रहे हैं। उन्होंने सारे इनको जवाब भी नहीं दिया। अब ये पता चला है कि वहां से ये जो उसकी वाशिंगटन एम्बेसी से कम्युनिकेशन हुई है, उन्होंने कहा हजूर वो कंपनियां जो हैं हमारे तो वो बात नहीं सुनने को तैयार, हमारा फोन ही क्यों नहीं अटेंड करता, हमारा जवाब ही क्यों नहीं देता। तो लास्टली ये है, तो वो तो ऑलरेडी इन्होंने अमेरिकन ने पाबंदियां लगाई हुई हैं कि जो 34 करोड़ की डोजेज हैं वो पहले के पहले वो उन्हीं को लगेंगी, अमेरिकन को लगेंगी। और फिर जब सारे अमेरिका को हो जाएगी तो उसके बाद वो कमर्शियल सेल कर सकते हैं, मतलब है वो पाकिस्तान को दें, इंडिया को दें, फलां को दें, दूसरे को दें। मीनवाइल इंडिया क्योंकि बड़ी मार्केट है, बड़ा क्लाउड है, जो मैंने उस दिन ही बताया था, इंडियंस ने उनसे कंपनी से राब्ते भी कर लिए, क्योंकि इंडिया खुद बहुत बड़ा ड्रग्स का मैन्युफैक्चर है, वहां पे राब्ते भी कर लिए हैं, उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट पे भी चले गए हैं। और ये जो कहानी सुनाई गई थी ना कि 80 दर्जे वाली, 80 दर्जे की अब नई वैक्सीन जो आई है ना, आई है उसको सिर्फ 8-8 के टेम्परेचर, फ्रिज का टेम्परेचर रखने की जरूरत नहीं है। और वो जो इतलाएं आ रही हैं आज छपी हुई थी जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में खबरें, कि वो $36 की जब भी कमर्शियली अवेलेबल होगी तो वो पाकिस्तानी 5,500 रुपया है, बहुत बड़ी रकम है कि वो। तो मेरा सिर्फ ये गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि ये एक जो होता है ना कि एकदम कवर अप के तौर पे ये कहना कि जी हमने अप्रोच कर लिया, मेरा ख्याल है इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि एग्जैक्ट गवर्नमेंट को बताना चाहिए अवाम को कि ये कब आ पाएगी, नेगोशिएशंस किस लेवल पे है। ये कोई खबर नहीं है कि हमने अप्रोच कर लिया है, क्योंकि एक एप्लीकेशन डाल रही है, हमें ये जवाब चाहिए कि उस एप्लीकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमें कब मिलने की उम्मीद है, किस स्पेसिफिक कंपनी से हम राब्ते में हैं, और हमें कब मिलेगी और कब आएगी, और आने के बाद हमारा उसको एडमिनिस्टर करने का प्लान क्या है, क्या बना है, क्या नहीं बना। ये इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए। अभी तक जो है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है। गवर्नमेंट बिल्कुल अपनी कैंपेन करे, उनको सियासत अपनी जगह करें कि जी पीडीएम को जलसे नहीं करने चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए, मगर लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए
कि इनका प्लान कब है और कब आ रही है ये, और कितने पैसे हमने गवर्नमेंट देगी और अवाम को कब मिलेगी, कमर्शली कब मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से कब मिलेगी। आमिर साहब ये बताएं, पोलियो ये वैक्सीन कब आई थी? जब पूरी दुनिया को लग गई और पूरी दुनिया को खतरा पड़ गया कि अगर हमने इन 22 करोड़ को ना लगाई तो ये हमें भी दोबारा बीमार करेंगे, वायरस लेके आएंगे। इंतजार करें, पूरी दुनिया को जब 6-7 अरब लोगों को लग जाएगी, फिर बिल गेट्स जैसे कोई और दीगर अमीर बेचारे अपनी कोई ज़कात पानी में से निकाल के वो कुछ हमें डोनेट करेंगे, जैसे पोलियो वैक्सीन की ना उन्होंने। और फिर यहाँ पे आपको पता छाता बरदार बंदूक बरदार तैयार होंगे हमारे, जो खवातीन बेचारी जाएंगी वहाँ पे वो कुछ अपना 300-400 रुपये दिहाड़ी कमाने के लिए, उन पर हमले भी शुरू हो जाएंगे, उनको मारना भी शुरू हो जाएगा। सो पाकिस्तान का ये जो मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं, जो उसमें मिनिस्टर साहब ने मुझे बताया कि 18 महीने के लिए नहीं है, वो 18 महीने उन्होंने जल्दी बताया। हाँ, कोई उसमें चाइना में कोई इजाद हो जाए, कोई अल्लाह करे कोई वहां से मुफ्त में वहां से ट्रक को कोई ट्राले भर के वो 2-4 कंटेनर भेज दें, इनको लगाएं, अदरवाइज इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है सर कोई। ये इसी पे अल्लाह तवक्कल पे बैठे हुए हैं, दुआ करें कि अल्लाह करे सी, या फिर उसके ब्यूरोक्रेसी वाला हिसाब है। कुछ गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि वैक्सीन हासिल करने के हवाले से जो प्लानिंग है वो खुद भी उस पर कोई अमल दरामद करे और आवाम को भी बताएं। ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कैबिनेट की एक और स्टोरी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुज़िश्ता कैबिनेट इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया कि जो KPK के और पंजाब के कमिश्नर्स हैं वो इजलास बुलाएं और जो MNAs MPs हैं उनके मसाइल हल किए जाएं। क्लास साहब, आज़ाद ब्यूरोक्रेसी की बात किया करते थे इमरान खान साहब, आप खुद कह रहे हैं कि इजलास बुलाओ और उनके मसले मसाइल हल करो। कैबिनेट की कल की स्टोरी हमारी रह गई थी, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी से हमारे पास, क्योंकि शब्बर जैदी साहब है, उन्होंने बड़ा तूफान जो सारा पूरे मुल्क में वो आपने सुना होगा, उसमें टाइम नहीं बचा था। आज बड़ा मैं जल्दी से आपको बता दूं, स्टोरीज बड़ी हैं, मैं आमिर साहब उनको तबसरा करेंगे, मैं सिर्फ खबरें सिर्फ शेयर कर देता हूँ। मेन ये है कि इमरान खान साहब ने जब कैबिनेट मीटिंग कल ओपन किया तो खुद ही बगैर किसी इमरान कहते हैं जनाब कि हमारा काम नहीं हुआ, फलां ने नहीं सुनी, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी इज्जत खतरे में पड़ गई और हमारा प्रिविलेज वो ब्रीच हो गया। तो खान साहब ने एक बड़ी अच्छी खबर, ब्रेकिंग स्टोरी उनके साथ शेयर की। उन्होंने कहा आपके मैंने हिदायत जारी कर दी है कि KP में भी इनकी हुकूमत है और पंजाब में भी हुकूमत है। तो उन्होंने कहा जनाब कि आपके जितने कमिश्नर्स हैं यहाँ पे इसके पंजाब और KP के उनको हिदायत दी गई कि आप आपके इलाके के जितने भी यहाँ मुंतखब आपके PTI के वो नुमाइंदे हैं या आपके लोग हैं, इनके साथ बैठ के मुलाकात किया करें, इनकी बातें सुना किया करें और इनके मसले जो है ना वो हल किया करें। इस तरह का जब कोई सबक या कोई इस तरह की हिदायत जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देता होता है तो मकसद यही होता है अब आपने इनका क्लर्क के तौर पर क्लरिकल काम करने हैं, जो कहे ठेके कहाँ देने हैं, नौकरियां कहाँ देनी है, किसको ट्रांसफर पोस्टिंग करनी, ये काम होते हैं ना MNA MPA का। और क्या काम होता है सारा दिन, ये काम होता है पार्ट टाइम ढूंढ रहे होते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, या यहाँ से इधर से आप उस पैसे लेके 2-2.5 करोड़ रुपए के फंड लेके वो जिले में वो जी उनके डिप्टी कमिश्नर साहब के अकाउंट में चले गए, वहां से बैठ के अपने ठेकेदार 2-4 आपने आगे से बनाए होते हैं, उनके जरिए 10-20% माल बनाते हैं। सो इमरान खान साहब ने ऑफिशियली तौर पर कल कैबिनेट के अपने वजीरों को ये खबर है, उन्होंने ब्रेक कर दिया कि भाई साहब कि वो मज़े करें जाएं और आज के बाद कमिश्नर साहब आपकी सुनेंगे भी सही और आपकी मर्जी के मुताबिक चला भी करेंगे। ये वही इमरान खान साहब हैं जो ये कहते थे कि जनाब की ब्यूरोक्रेसी को ऐसा आज़ाद करके दूंगा, डीपोलिटिसाइज करके दूंगा, आप याद रखेंगे। सो एक तो कल उन्होंने ये फैसला किया, इस पर तबसरा मैं आमिर साहब से बाद मिलूंगा। दूसरी खबर जनाब सुने, वहां पे कल जो मेन चीज थी, फवाद चौधरी साहब जो हैं, जो मेरे जराए कह रहे हैं, वो बड़े अरसे से एक बात पे बहस कर रहे हैं कैबिनेट में और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो आपके बोर्ड्स हैं जिसमें बड़े बड़े टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट सारे लोग बैठते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह सारे, और इसी वजह से उन कंपनीज की हालत हो गई है कि चल नहीं पा रही। वो कहते हैं इनके बोर्ड्स में आप सबको डाल देते हैं, ये तमाम लोग आते हैं, इसमें आप MNAs को इलेक्टेड ये मेंबरान को नहीं डालते, क्यों? ये भी होने चाहिए, MNAs भी होने चाहिए, कोई सेनेटर भी डालने चाहिए, MPs भी आपको डालने चाहिए, पॉलिटिकल लोग हैं। तो इस पे फरूक नसीम साहब जो है उन्होंने डंडा उठाया हुआ है, वो कहते हैं नहीं ओवर माई डेड बॉडी, ये हो ही नहीं सकता। ये बहस पिछले कई अरसे से फवाद चौधरी साहब और फरूक नसीम साहब के दरमियान कैबिनेट में चल रही है और मुसलसल चले ही जा रही है। तो उस पर कल जब ये बहस इस पे ज्यादा सीरियस हो गई तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब जरा बैठे होते हैं, तो उन्होंने पूछा फरूक नसीम साहब से कि आपको क्या इतराज है, क्या मसला है कि क्यों नहीं अकोमोडेट। वो किसी रेफरेंस का हवाला देते होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जिसमें सियासतदान जो है ना ये इतने बुरे लोग हैं कि इनको किसी बोर्ड में नहीं बिठाना, अच्छे ईमानदार नेक परहेजगार 5 वक्त के नमाजी हाजी कबाबी जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी है या फिर टेक्नोक्रेट है, इसके अलावा कोई बंदा नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई एतराज नहीं है और आखिर उन्होंने हथियार डाल दिए उन्होंने फरूक नसीम साहब ने। मसला यह है कि हमें
हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा रेफरेंस डालना पड़ेगा, उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि डालें, अर्जी डालें, उनको बताएं जनाब कि हमारे भी कोई लोग हैं, कि हमारे भी बंदे हैं, उन्हें वहाँ पे बोर्ड्स में होना चाहिए। सो अल्टीमेटली फैसला ये हुआ कि वो जो है ये बोर्ड्स में इनमें सियासी लोगों को भी इनको बिठाया जाएगा। ये दूसरी खबर। अब तीसरी खबर जो थी जिसपे मैं आमिर साहब के पास भी खासा मवाद है, वो पीटीवी के हवाले से। कल एक अदद बड़ी सारी समरी जो है ना इतनी बड़ी बना के जजमेंट उसके साथ के उन्होंने पेश की कैबिनेट में, इसने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, उसमें उन्होंने बताया कि हमने बोर्ड्स के मेम्बरान भी रखने और साथ में चेयरमैन भी हमने बोर्ड का बनाना है। उससे पहले अरशद खान साहब थे, मेरा ख्याल है उनकी कोशिश करते, इमरान खान साहब को बड़े पसंद थे वो सारे, वो तो आमिर मतीन साहब ने मुसलसल स्टोरियां करके उन गरीब को नहीं लगने दिया। अब उन्होंने नए जो है नईम बुखारी साहब जो है नईम बुखारी साहब ने पनामा के दिनों में फीस नहीं ली थी, अगरचे बिल बना के उन्होंने भेजा था कि इतने करोड़ मेरा बनता है, तो इमरान खान साहब ने कहां से मिट्टी स्वाह किसी को पैसे देने थे, तो वो तो नहीं दिए। सो एज ए उसके तौर पर के जनाब रिवॉर्ड के तौर पे मतलब ठीक काबिल आदमी है, समझदार है, प्रोग्रेसिव है, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। नहीं बुखारी साहब अच्छे बंदे हैं, वी एक्सपेक्ट के वो इसको पीटीवी को अच्छा चलाएंगे, पढ़े लिखे बंदे हैं, अच्छा बोलते हैं, मैं तो खुद उनकी गुफ्तगू का कहल हूं। खैर उस पे ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब ने बोलने की कोशिश की, क्योंकि फवाद चौधरी साहब आपको पता है पहले वो इसके या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। इमरान खान साहब ने उनको रोक दिया, अगर नो फवाद साहब यू आर नॉट कहते हैं सपोज टू टॉक। वो अगर सर मैं क्यों नहीं बोल सकता, मैं भी मेंबर हूँ, मैं मुझे बात करने थे, मैंने वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हेड की हुई है, देखी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं ये फवाद आपकी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और मुझे पता है तुमने क्या इस पे गुफ्तगू करनी है, सो आप तो यहाँ पे ये रहने दें। लास्टली वहाँ पे जो बहस हुई है, मैं लास्टली खबर शेयर कर दूँ, वो हुई है मुईद पीरजादा, नहीं सारी मुईद पीरजादा कह रहा हूँ, मुईद यूसुफ साहब जो है उन पे शेरी मजारी साहबा ने उन पे कोई उन पे तंज भी किए हैं, टांट्स भी किए हैं, और किसी ने पूछा कि जनाब कि मुईद ये यूसुफ साहब क्या करते हैं आजकल, क्या कर रहे हैं, तो उस पे उन्होंने कहा, श्री मजारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा वो आजकल कुछ भी नहीं कर रहे, बस वैसे ही आपको नजर आ जाते हैं। तो इस तरह की वहां पे भी गुफ्तगू हुई है इसकी। बाकी ओवर मैं क्विकली वो जो है कितने मिनट है मैं पूछ रहा हूं, कंटिन्यू करें। वो अच्छी खबरें बिल्कुल मुझे ये जो कैबिनेट की हुई हैं इस पे किसी जगह भी मुझे अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि प्राइम मिनिस्टर को बड़ा मिस इन्फॉर्म किया गया है कि ये एमपी एमएनए जो भी आते हैं और रोना शुरू होते हैं कि जी हमारे काम नहीं हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑलरेडी पंजाब में केपी में कम और पंजाब में बहुत ज़्यादा पहले ही निज़ाम बिगड़ चुका है पिछली हुकूमत के मुकाबले में। वहाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो भी है, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक कट लेना होता था तो वो इसलिए कंट्रोल रख रहे थे कि कौन कितना माल पानी कमा रहा है। यहाँ पे फ्री फॉर ऑल है पहले ही कमाल के, मैं सबको नहीं कहता, हमेशा एक दो अच्छे लोग होते हैं, और ज़्यादातर लोग वहाँ पे कमिश्नें चल रही हैं, अपनी मर्जी का एमपी एमएनए के बंदे लग रहे हैं। नीचे तो क्या ऊपर डीपी और डीसी भी जो है अगर वो एमपी एमएनए की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा 3 महीने में फारिग हो जाता है। यहाँ शहजाद अकबर साहब ने पिंडी में, क्योंकि डीसी साहब ने ये जरूरत कर ली थी कि इन्होंने कहा था चौधरी तनवीर के जो है ना वो नाजायज़ कब्जा उतारना है, उन्होंने साहब ने मलिक रियाज का भी उसी खसरे में से उतार दिया, शाम से पहले डीसी फारिग हो गए। तो पहले ही निज़ाम गंदा चल रहा है कि उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने जब खुद कह दिया है कि जनाब इनके काम किए जाएं, इनकी सुनी जाए, तो इनके काम क्या होते हैं जिन्होंने फरमाया कि गलत ठेके दिए जाएं, हमारे तमाम नाजायज काम किए जाएं और हमारे तमाम मुखालफों को पकड़ के अंदर कर दिया जाए और तमाम नाजायज काम का ठेका। सो ये तो हो गई गुड गवर्नेंस, ये आइंदा देख लीजिएगा मजीद कैसे खराब होनी जाएगी, पहली बात। दूसरा एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हो गई है, प्राइम मिनिस्टर ने ये बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जनाब कुछ 50-60 के करीब जो है ना जो कॉरपोरेशंस हैं उनके एक्टिंग उस पर चल रहा है, एक्टिंग एमडी, एक्टिंग चेयरमैन, तो उनके इनको फिल करें, बोर्ड के मेंबर्स लाने हैं। अब वो 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर ये सारे फिल करने हैं। अब ये आ गया है, ये कल परसों कैबिनेट में जो है फॉर एग्जाम्पल असद उमर साहब जिनकी मैं बड़ी वैसे इज्जत करता हूँ, पर मैं हैरान रह गया सुन के कि उन्होंने कहा कि यार ये आप क्या नॉमिनेटेड जो होते हैं, ये पहले ही एक वो सिलसिला किया हुआ है, एक तरीकाकार बनाया है कि अगर आपने बोर्ड के मेंबर या फलाने रखने हैं तो आप इश्तिहार दें और एक प्रोसीजर है। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट अपील में गई हुई है, इसको ख़त्म करें। और असद उमर साहब ने कहा कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने बंदे लाना, अपने बंदे अगर आप ये नॉमिनेटेड वाला काम रखें, मतलब ये है कि नॉमिनेशन के जरिए बोर्ड के मेंबर लगने चाहिए कि मेरा कुक है, मेरा मासी का पुत्र है, मेरा रिश्तेदार है, दोस्त है, उसको मैं लगवा दूं। ये प्रोसीजर क्या होता है? तो ये आगे जो कॉरपोरेशन में जब बोर्ड के बंदे गलत लगेंगे, और ये फिर फवाद चौधरी साहब से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि पॉलिटिशियंस जो एमएनए एमपीए जो पड़ा हुआ है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो बोर्ड के मेंबर नहीं होने चाहिए। वो कानून भी यही कहता है, मंतक भी यही कहती है कि वो जब खुद गवर्नमेंट ने वो उनके ऊपर चेक होना है
गवर्नमेंट अगर खुद उसका हिस्सा बन जाएगी तो फिर तो check फिर कैसे वो होगा? क्या बोले, Conflict of बोर्ड का interest हो नंबर नहीं जाएगा। उसूली तौर पे ठीक होना है। चाहिए, गवर्नमेंट को उसके ऊपर चेक करना चाहिए। एमपीए एमएनए बैठ जाएगा, वो तो अपने इंटरेस्ट वॉच करेगा, मिनिस्टर भी अपना, वो भी अपना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। मगर आगे ये जो खराबियां बोर्ड के अंदर होने जा रही हैं और कॉर्पोरेशन के अंदर ये जो तरीक़ेकार से लगाए जा रहे हैं बंदे, और मैं उसकी रिपोर्ट दूंगा, कल परसों हम लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन कैसे कैसे लगाए जा रहे हैं और वो तरीक़ाकार क्या है जिससे लगाए जा रहे हैं। वो टोटली इन कॉर्पोरेशंस को जिनको रिवैम्प करना था, इन्होंने ठीक करना था, उनका सत्यानाश करने जा रहे हैं। लास्टली पीटीवी का ये था कि वहाँ पे गवर्नमेंट, मुझे नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट अपील में क्यों गई। पहले जो था अदालत ने ये कहा था कि ये राशिद खान, अरशद खान जो हैं, इनकी बोर्ड के मेंबर ये नहीं हो सकते थे, इनकी तकर्रियों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब गवर्नमेंट को सिंपली नया बोर्ड लगाना चाहिए जो है। ये दोबारा अपील में चले गए हैं कि जी दोबारा अपील में किया जाए। लास्टली मोहित यूसुफ साहब का मैं एक मजीद बता दूं, इसको फॉलो अप करेंगे। एक रिसेंटली बड़ी इग्नोर्ड खबर चली गई है कि एक ये एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, इनकी एक अंदरूनी जो थी जिस पे इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे अपना ओपिनियन दिया था कि हमें उसको प्रोविंस नहीं बनाना चाहिए और उसके ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्शंस हैं। वो ऑब्जेक्शंस पे तो बाद में बात करेंगे। असल बात ये है कि वो वहाँ से लीक हो गई, लीक होके इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से या इनके ऑफिस से कहीं से भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो इंटरनल जो आपस में सिक्योरिटी डिवीजन का जो लेटर था, वो इंडिया में एक वायर सर्विस है, उसका नाम है द प्रिंट, उसमें उसके तमाम वो कोट एंड कोट छपे हुए हैं। तो मैं कोशिश करने की कि जनाब इसका कोई ओपिनियन दे कि हमारे से तो छुपा के रख लें, अच्छी बात है, नेशनल सिक्योरिटी है, हमें नहीं बताई जा सकती है, बाहर लोगों को पता चल रही है के अखबार में वो कैसे पहुंच जाती है। और अगर ये पहुंच गई है तो बाकी कौन कौन से लेटर हैं नेशनल सिक्योरिटी के जो वहां नहीं पहुंच रहे। एक बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है। मेरा ख्याल है किसी को कल ना फॉरेन ऑफिस को या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिस को, किसी ना किसी को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि जनाब ये आपका इंटरनल लेटर जो है ये इंडिया के अखबार में कैसे छप गया है, कोट अनकोट पैरावाइज छपा हुआ है। तो ये कल इस पे बात करेंगे, इस पे कल मजीद भी बात करेंगे कि ये मामला हुआ कैसे। टाइम खत्म हो गया, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।